नेक्स्ट अपन शुरुआत करते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के बारे में। नेक्स्ट जो सेल स्ट्रक्चर का अपना पार्ट है वो है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लिक्विड है जो सेल के अंदर फिल होगा, वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको जो प्रोटोप्लाज्म है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है साइटोप्लाज्म, एक पार्ट क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, और सेकंड पार्ट कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव्य। ठीक है, हमने क्या बताया? हमने बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जीव द्रव्य, उसको हमने बताया एक लिक्विड है जो कि किस में भरा होगा? सेल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट बताए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या बताता है? जो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि ये वाला पार्ट, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली के बीच में जो लिक्विड होगा वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और जो लिक्विड हमारा कहां पर होगा? केंद्रक के अंदर होगा, वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहा गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटोप्लाज्म कहाँ होगा, तो सेल के इनसाइड पूरे पार्ट में जो भी लिक्विड होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। फिर हमने बोला कि जो लिक्विड सिर्फ होगा कहां पर? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और जो होगा केंद्रक के बीच में उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जो यहाँ होगा इसके अंदर। ये न्यूक्लियोप्लाज्म वाला पार्ट हम केंद्रक के साथ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम चलते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य है यहाँ पर जो लिक्विड होगा किस किस के बीच में? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। तो इस लिक्विड के अंदर क्या होता है? बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है। ठीक है, जो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में ये सारी स्ट्रक्चर मौजूद होगी, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? जिनको किस नाम से जानेंगे? सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग के नाम से जानेंगे। यानी कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं जो कहाँ स्थित होंगी? कहाँ पर होंगी? साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में ये क्या होंगी? स्थित होंगी। जिसमें शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अंतःप्रद्रव्य जालिका। जिसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म में जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। और जिसमें सबसे पहला हमारे नाम है वो है जिसमें सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम हमें याद करना है वो है एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रवी जालिका, या जिसको हम बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया? हमने बताया जो लिक्विड फिल है किस किस के बीच में? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको बोला हमने साइटोप्लाज्म। इसमें जितनी भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगी, संरचनाएं होंगी अलग अलग, उनको अपन ने नाम दिया क्या? कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल। जिसमें सबसे पहला पार्ट हमने जो पढ़ना चाहा वो है अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? ये जो ER, इसको हम ER से पढ़ेंगे। ये जो ER है वो एक नलिकाओं का जाल है। ठीक है, जो किसके बीच में होगा? जो कहाँ होगा? इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होगा। ठीक है, ER के बारे में हमने क्या बताया कि ये बहुत ही माइन्यूट या सूक्ष्म क्या है? एक वेंस या नलिकाओं का क्या है? एक जाल है। इसके क्या है? इसके बारे में पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि ये किसकी बनी होगी, तो हमें याद रखना है ये जो है वो बनी होती है किसकी? लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होंगी? लाइपोप्रोटीन
प्रोटीन की बनी होंगी। जो ER है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है स्मूथ, हमने बोला इसके दो पार्ट होंगे, एक होगी स्मूथ ER स्मूथ यानी कि चिकनी, चिकनी अंतःप्रतवी जालिका, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER या SER भी बोलते हैं। सेकंड जो आती है वो आती है रफ ER यानी कि खुरदरी अंतःप्रतवी जालिका। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जो ER है वो कहां पर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, ये किसकी बनी होंगी, ER किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। ये दो टाइप की होती है, फर्स्ट होती है स्मूथ, सेकंड होती है रफ। अब यहाँ पर इन दोनों के बताने के पीछे रीजन क्या है, रीजन यह है कि एक पर क्या होगा, राइबोसोम पाया जाएगा और एक पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। वो हमें ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम पाया जाता है वो किस पे पाया जाता है और किस पे नहीं पाया जाता। जो स्मूथ ER है इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता और जो रफ ER है इस पर क्या है, राइबोसोम पाया जाता है। अब ये राइबोसोम क्या है ये हम नेक्स्ट इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बताया, जो कि रफ ER है उस पर क्या है, राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे। इस जो रेटिकुलम या जालिका है इसके ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, किस पे, रफ ER पे, जो कि खुरदरी अंतःप्रतवी जालिका है उस पर क्या है, राइबोसोम के कण पाए जाएंगे, जबकि स्मूथ पे नहीं पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सेकंड जो अपना पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा है, वो है राइबोसोम। नेक्स्ट हम इसी के बारे में ही डिस्कस करते हैं, जो क्या है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, जो रफ ER है उसके ऊपर या उसके आसपास की जो सरफेसेस हैं वहां पर हमें क्या मिलता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम भी कहाँ मिला, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। अब ये राइबोसोम के काम क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो राइबोसोम है उसका फर्स्ट देखते हैं इसके काम क्या है, किसके, राइबोसोम के। तो ये काम में आता है किसके, प्रोटीन संश्लेषण के। प्रोटीन संश्लेषण या मैं बोलूं प्रोटीन सिंथेसाइज। तो प्रोटीन सिंथेसाइज या फिर प्रोटीन संश्लेषण में कौन यूज आता है, राइबोसोम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसके बारे में कहा जाता है कि जो राइबोसोम होंगे वो किसके बने होंगे, वो बने होते हैं किसके, प्रोटीन और RNA के। अब ये RNA क्या है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। किसके बने होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे तो मैं पूरा डिटेल्स इसके बारे में आपको बता दूंगी। तो जो राइबोसोम है वो बने होते हैं किसके, प्रोटीन और RNA के। राइबोसोम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा गया है, राइबोसोम को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसका संश्लेषण हो रहा है, सिंथेसाइजेशन हो रहा है, किसका, प्रोटीन का। इसी वजह से राइबोसोम को क्या बोला गया है, प्रोटीन की फैक्ट्री, किसकी, सेल यानी कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री बोला गया है राइबोसोम को। तो हमने यहाँ पर अभी तक दो ही पार्ट डिस्कस किए थे। एक किया है हमने ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसका बना होगा, लाइपोप्रोटीन का। ठीक है, दो पार्ट थे जिसमें से एक पार्ट पर जो रफ ER है उस पर राइबोसोम मिले। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में यूज आते हैं, बने होते हैं प्रोटीन और RNA के। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है किसको, राइबोसोम को। नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है जो इसमें पाई जाएगी, यहाँ पर छोटे छोटे कण में क्या मिले, राइबोसोम। थर्ड जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो संरचना है या स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बोला यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या जिसको बोलते हैं अपन गोल्जिकाय।
इसके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, कि इसको किस नाम से जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस बोल दो या गोल्जी बॉडी बोल दो, इसको हम जानते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? ट्रैफिक कंट्रोलर। इसको बोलते हैं यातायात नियंत्रक। सेल का यातायात ट्रैफिक कंट्रोलर किसको कहा गया है? तो सेल का ट्रैफिक कंट्रोलर बोला गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस को, जबकि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला गया है? सेल की राइबोसोम को। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ये लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के निर्माण में हेल्प करते हैं। कौन? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किसके निर्माण में हेल्प करते हैं? लाइसोसोम, लाइसोसोम और सेकंड जो है वो है पेरोक्सीसोम। ठीक है, थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने बताया इसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। ये हेल्प करता है किसके निर्माण में? लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के निर्माण में हेल्प करता है कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक नया नाम आया लाइसोसोम। तो हम लाइसोसोम कहाँ पाया जाएगा? यहीं पर लाइसोसोम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम के रिगार्डिंग एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। यानी कि किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। किसको? लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि जो लाइसोसोम है इसके अंदर एक एंजाइम बनता है ऐसा, जो एंजाइम क्या होता है? पॉइजनस होता है, और वो आउटर से आने वाले बैक्टीरिया या जितने भी जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनको सेल के अंदर अगर वो आ जाए तो वो अपने एंजाइम की हेल्प से उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत बार ये जो लाइसोसोम का बैग है अगर वो फट जाए, ठीक है, तो उस एंजाइम की वजह से ये पूरी सेल को भी नष्ट कर सकता है। इसी वजह से लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्या बताया मैंने? क्योंकि जो लाइसोसोम है उसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो एंजाइम पॉइजनस होगा, जो आउटर जितने भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, जो भी है उनको क्या करता है? नष्ट करता है। इसका वर्क यही है। क्या काम है लाइसोसोम का? जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया वगैरह है उनको नष्ट करना, जो कि सेल के अंदर आ जाते हैं। पर बहुत बार क्या होता है, लाइसोसोम का अगर ये जो बैग है वो यहीं पर फट जाए तो इसमें इतना वो एंजाइम की वजह से ये पूरी सेल को भी नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट अपन यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो पार्ट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला पार्ट है जिसका नाम हम बता रहे हैं क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला? राइबोसोम को। ट्रैफिक कंट्रोलर बोला गोल्जी को। लाइसोसोम को बोला सुसाइडल बैग।
और माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा घर बोल दो। किसको बोला हमने, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, जो फूड में एनर्जी होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि जो कि एनर्जी होती है फूड में, उसको ये ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं यूजेबल एनर्जी में, और उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर कर लेती है। ठीक है, क्या किया, जो फूड है उससे यूजफुल एनर्जी को निकाल के एटीपी के मॉलिक्यूल्स के रूप में ये स्टोर करके रख लेती है, और वो एनर्जी फिर यहाँ से कहाँ भेजी जाती है, ऑर्गन्स को भेजी जाती है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स को यहाँ से क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। ठीक है, हमने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ फूड की जो यूजफुल एनर्जी है उसको एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया सेव कर लेती है, और यहाँ से ये जो बॉडी ऑफ जितने भी बॉडी के पार्ट हैं वहाँ पर ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं, वहाँ तक इस एनर्जी को पहुँचाया जाता है। अब एटीपी जो है वो क्या है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। अभी सिर्फ हम याद रख लेते हैं कि जो एटीपी की फुल फॉर्म है वो क्या है, वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है, एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या बताया, एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये है एटीपी की फुल फॉर्म। तो एटीपी के रूप में एनर्जी कौन स्टोर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हमने किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्लास्टिड, यानी कि लवक। प्लास्टिड यानी कि लवक। अभी तक हमने जितने पार्ट डिस्कस किए थे वो दोनों में कॉमन है, जबकि जो प्लास्टिड है वो केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। फर्स्ट पॉइंट, जो प्लास्टिड है वो सिर्फ पाया जाता है किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और जो प्लास्टिड होते हैं उनके कितने टाइप होंगे, दो टाइप होंगे। फर्स्ट जो पार्ट है वो कहलाता है इसका ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका ल्यूकोप्लास्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका ल्यूकोप्लास्ट, और जो सेकंड पार्ट है जो कहलाता है क्या, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, यानी कि अवर्णी लवक, और क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। हमने क्या बताया, नेक्स्ट हमने बात की किसकी, प्लास्टिड यानी कि लवक की, जिसमें मैंने बताया ये सिर्फ मिलते हैं किसमें, प्लांट सेल में। इसके दो टाइप बताए, एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट। तो नेक्स्ट इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इसको अपन क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने क्या बताया, हम यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। सेल स्ट्रक्चर को अपन ने स्टार्टिंग में ही 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म और थर्ड था न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमने शुरुआत की थी वो की थी प्रोटोप्लाज्म, जिसको मैंने बताया कि सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होगा पूरी सेल में वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में फिल होगा, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के अंदर होगा। जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। हमने बताया जो लिक्विड फिल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में, उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग। उन सेल ऑर्गेनल में हमने सबसे पहले शुरुआत की, एक नाली या फिर एक नलियों का झुंड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रदवी जालिका, जो कि बनी होती है किसकी, लाइपोप्रोटीन की। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होती है स्मूथ ईआर यानी कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, एक होती है रफ ईआर
यानी कि खुरदरी अंतःपृष्ठीय जालिका। इन जालिकाओं पर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम के, वो सिर्फ मिलते हैं किस पे, रफ ईआर पे। अब हमें डिस्कस करना था राइबोसोम के बारे में। तो जो पार्टिकल्स पाए गए रफ ईआर पे वो क्या कहलाते हैं, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसी वजह से इनको किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम है वो बने होते हैं प्रोटीन और आरएनए के। थर्ड हमने बात की गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय की, जिसको ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से जानते हैं कि यातायात नियंत्रक, कोशिका का यातायात नियंत्रक किसको कहा गया है, तो वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी काय को। ये यूज आते हैं किसके निर्माण में, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम के निर्माण में यूज आते हैं कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो लाइसोसोम जो है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम जो है वो कहाँ मिलता है अपन को, इस साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा। ये क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम से एक एंजाइम निकलता है जो आउटर फॉरेन जितने भी सब्सटेंस है, जैसे बैक्टीरिया ने अटैक किया सेल पे और वो यहाँ पहुंचा तो उससे वो एंजाइम निकाल के इसको नष्ट कर देता है। इन केस अगर ये जो बैग है वो फट जाए तो क्या होता है कि पूरी सेल यानी कोशिका को भी नष्ट कर सकता है। इसी वजह से लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली। फिर हमने बात की नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने बताया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, जो फूड में एनर्जी होगी उस एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। यहीं से ये एनर्जी ट्रांसफर की जाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया प्लास्टिड यानी कि लवक के बारे में। तो प्लास्टिड जो है वो केवल मिलते हैं किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। अब जो प्लास्टिड होते हैं वो दो टाइप के होंगे, एक तो होगा ल्यूकोप्लास्ट, एक होगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक और क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे जो प्लास्टिड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।